जी, अस्सलाम वालेकुम। एस नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर जासयात। आज हम बात करेंगे आउटर ईयर इन्फेक्शन के बारे में। बात करने से पहले एक लतीफ़ा कि एक ख़ातून शॉपिंग करने गई तो अ, दुकानदार ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े दिखाए, ख़ातून को पसंद नहीं आए। तो दुकानदार तंग आके कहा कि सॉरी, मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा। तो खातून बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्ज़ी लेने आई थी। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आउटर ईयर की। आउटर ईयर जो क्या होता है, आउटर जो असल में कान के 3 हिस्से हैं। एक बाहर वाला हिस्सा, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर। जो आउटर ईयर है, जो जो हमारा जो जो पर्दे की कान का जो पर्दा है, उसके जो पहले का जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं आउटर ईयर। उसमें ये पूरे का पूरा पिना इन्वॉल्व है और ईयर कैनाल होती है। अब इसकी जो इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है। मसलन अगर आपको हल्का सा डिस्चार्ज दिख रहा है और हल्की सी डिस्कम्फर्ट है और इचिंग है और साथ इसके साथ डल हेयरिंग है, जैसे बड़ी दूर से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको आउटर ईयर की इन्फेक्शन है। अब इस इन्फेक्शन में जो ज़रूरी बात यह है कि इस इन्फेक्शन में आप जो है ना वो जो एंटीहिस्टामिन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, लेकिन ईयर ड्रॉप्स कौन से मैं आपको बताऊंगा। और कब आपने ओरल एंटीबायोटिक यानी कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कितनी देर के लिए लेनी है और कौन सी एंटीबायोटिक नहीं लेनी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। ये जो इन्फेक्शन है क्यों होती है, ये इन्फेक्शन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे जो बड़ी वजह मालूम हुई है वो ये है कि जब पानी हमारे जो है ना वो कान के अंदर चला जाता है। ये पानी जो है जब नहाते वक्त भी जा सकता है और ये पानी नहा स्विमिंग के दौरान भी चला जाता है। और जब स्पेशली जब क्लोरिनेटेड वाटर होता है, तो इसलिए जो ना वो के कई लोग इसको, जो कई डॉक्टर हजरात इसको स्विमर ईयर्स कहते हैं कि ये जो जो स्विमर होते हैं, जो तैरने वाले हैं, तैराकी है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा जो वार्म वेदर है, जो अब आ रहा है, वार्म है, हॉट है, ह्यूमिड है, स्वेटी है, तो उससे भी जो ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक कैनाल सी है बड़ी हुई और जो बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है जरासीम को परवरिश पाने के लिए। इसके अलावा जो है, अगर किसी को जो स्किन की इन्फेक्शन है, क्योंकि जो हमारे ईयर के अंदर भी एक स्किन होती है और उसी की इन्फेक्शन होती है, तो जब जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे एक्जिमा है, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन वहाँ पे, तो वो भी अंदर जाके वो जो मिडल ईयर की इन्फेक्शन कर सकती है। इसके अलावा मिस एडवेंचर है। मिस एडवेंचर ये है कि किसी ने वो कॉटन बड इस्तेमाल कर ली, किसी ने हेयर पिन इस्तेमाल कर ली, किसी ने कार की चाबी से उसको कर दिया। कि असल में ना हमारे ईयर जो कैनाल होती है उसमें एक स्पेशल किस्म की लाइनिंग होती है, एपिथेलियम होती है। उसका जो काम होता है कि जरासीम को प्रिवेंट करना, ताकि पानी ना जाए, इंसेक्ट ना जाए, जरासीम ना जाए। लेकिन जब आप लेते हैं कॉटन बड लेते हैं और उसको रोल करते हैं इसके अंदर, तो वो लाइनिंग को तबाह कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं लंदन में काम करता था तो एक नर्स आई थी, काली नर्स थी। तो उसने कहा कि मुझको ये ईयर की इन्फेक्शन है वो 1 साल से है। उसने बहुत सारे ईएनटी डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत सारे ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल किए, बहुत सारी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, लेकिन उसकी ईयर इन्फेक्शन बेहतर ना हुई। तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुमने कॉटन बड आखिरी दफ़ा कब इस्तेमाल किया। तो उसने कह दिया मैं सुबह करके आई हूँ। तो इस ये होता ये है। मैंने फिर उसको बताया कि ये कॉटन बड जो है ना, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन क्लियर नहीं होगी जब तक तो आप 2 हफ्ते इसको दो, ताकि लाइनिंग वापस आए, फिर उसके बाद इन्फेक्शन क्लियर होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद उसकी जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो गई। तो दूसरी बात, ये कॉटन बड जो है इसलिए नहीं बनी हुई कि आपने कॉटन के अंदर डालना है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमारा प्रोफेसर कहता था कि जो छोटी से छोटी जो चीज़ जो है ना वो कान के अंदर जा सकती है, वो आपकी एल्बो है। कि इसका अंदाज़ा ये मंगा रहे कि एल्बो से छोटी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो प्रोफेसर का कहने का मकसद यह था कि कान के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना, कोई भी चीज़ नहीं डालनी। तो अब आ जाता है कि जब ये कभी कभी मिडल ईयर की इन्फेक्शन होती है, तो उसके जो डिस्चार्ज आता है तो वो भी जो आउटर ईयर की इन्फेक्शन कर सकता है।
इसके अलावा जो कई लोगों में वैक्स बहुत ज़्यादा होती है, अब कहीं कहीं कोई लोग कहेंगे वैक्स तो नॉर्मल चीज़ है, जी हाँ, कई लोगों में वैक्स कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है। इसी तरह कईयों की जो स्किन है वो ड्राई होती है और कईयों की जो स्किन है वो वेट जो ऑयली होती है। इस तरह कई लोगों में वैक्स की ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा होती है और वैक्स जो वो पानी अब्जॉर्ब करके उसमें डेब्रिज होते हैं और वो इन्फेक्शन कर सकती है। अब हम इसको लिए क्या इलाज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जहाँ पे मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, तो अगर आपको जो सिम्टम है जैसे कि इचिंग हो रही है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, हल्की फुल्की पेन है और आपको जो ना वो थोड़ा सा डिस्चार्ज भी निकल रहा है, तो आपने बस जाके बाजार से ड्रॉप्स ले रहे हैं जिसका नाम है ऑटोस्पोरिन। ऑटोस्पोरिन जिसमें बादशाह की शक्ल बनी हुई है, ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें एक एक दो एंटीबायोटिक होती हैं और एक जो ना एंटी जो स्टीरॉइड होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अगर अगर बच्चों में आप लिवोस्पोरिन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, 2 एंटीबायोटिक होती हैं और एक स्टीरॉइड होती है और एक पेन किलर होता है, तो बच्चों के लिए वो सही है। लेकिन अगर आपकी इन्फेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर आप जेंटासिन हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं या आप न्यूमाइसिन हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है और यीस्ट भी हो सकती है। अगर आपको फंगल की इन्फेक्शन है तो फिर आपको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी फंगल ड्रॉप्स भी मौजूद हैं जो इसके लिए दिए जाते हैं। अब मैंने कहा था कि एंटीस्टामिन नहीं इस्तेमाल करनी को, इसलिए कि एंटीस्टामिन है वो आपके सिर्फ नोज़ के लिए, नोज़ की एलर्जी के लिए है, इसके लिए नहीं है। अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो जो जो इन्फेक्शन ड्राई हो जाएगी। अगर आपको पेन है बहुत ज़्यादा तो आप पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। आप जब भी पैरासीटामोल लें, आइबुप्रोफेन लें, उसके पैकेट के अंदर लीफलेट है उसको पढ़ लें, उससे आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। वरना जो पैरासीटामोल है उसकी डोज ये है, अडल्ट में 2 पैरासीटामोल हर 6 घंटे के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद, और जो ब्रूफन है वो 400 मिलीग्राम हर 8 घंटे के बाद ले सकते हैं। आप दोनों पैरासीटामोल और ब्रूफन दोनों इकट्ठे भी ले सकते हैं। तो ये तो होगी पेन के लिए। इसके अलावा आपने किन सूरतों में आपने ओरल एंटीबायोटिक लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपकी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा बाहर से आ रही है और उसमें जिन लोगों का इम्यून सिस्टम लो है, जैसे कि जो कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे इससे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंडीशन हो जाती है उसको कहते हैं मलिग्नेंट अटाइटिस एक्सटर्ना, जो एक सीरियस कंडीशन है। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा। अब एंटीबायोटिक जो भी देनी है तो उसको पहली तो बात है कि आप शुरू ना करें, ड्रॉप्स लें। लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है तो उसका पूरा कोर्स करें और उसमें हाई डोज की एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि जो कार्टिलेज होती है इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये ब्लड सप्लाई उधार लेते हैं स्किन से, तो इसलिए हाई डोज लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि इसका कोर्स करना पड़ेगा 5 to 7 days। इसके अलावा 3 एंटीबायोटिक मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, वो नहीं इस्तेमाल करनी। पहली तो बात है आपने लिवोफ्लॉक्सासिलिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन नहीं लेनी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक हमने रखी है पुल्मोनाइलोसिस के लिए ताकि वो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल कर सके। इसी तरह आपने एजिथ्रोमाइसिन नहीं लेनी, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन हमने स्पेशली रखी है रेजिस्टेंट टाइफाइड के लिए, ये उनके लिए रहने दें। आप इसमें जो जरासीम होते हैं हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो जाती है और स्टेप्टोकोकस निमोनी, ये जो जरासीम है ये इजीली जो ना ट्रीट हो जाती हैं पेनिसिलिन से, अमोक्सिसिलिन से। अगर आप पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप क्लिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, अरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं या इवन कि डॉक्सोसाइक्लिन भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरी एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं आपने लेनी। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर अब कुछ लोगों को तो जो कान की इन्फेक्शन है वो वंस इन अ ब्लू मून हो जाती है, जैसे कभी ज़िंदगी में हो गई या कई सालों के बाद। कईयों को ये रेगुलर इन्फेक्शन होती है, जैसे कि स्विमर्स हैं, तो उनके लिए ये चाहिए कि एस्टिक एसिड जो ड्रॉप्स उनको मिल जाते हैं और परऑक्साइड ड्रॉप्स जो मिल जाते हैं जो प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, तो वो डाल सकते हैं। अगर कुछ लोग जो है हेयरिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेयरिंग जो वो जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी हेयरिंग एड को वो सोपी वाटर के साथ उसको साफ करें। तो ये हो गया हम कान के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
आप अपना ख्याल रखें। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी ईयर की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर ख़ास तौर पर अगर स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों में या दूसरे लोगों में ना करें, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक भी इतना इंजर कर लोगों को नुकसान दे देता है जितना आपको नुकसान दे रहा है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो एक्सरसाइज करें। जो वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।